हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ प्लस लर्निंग। आज का वीडियो हमारा है डिटर्मिनेंट इवैल्यूएशन के ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर तरह के एग्जाम्स में पूछा जाता है आपका ये वाला जो आपका डिटर्मिनेंट इवैल्यूएशन पार्ट है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट का। तो इसको स्टार्ट करते हैं। ये देखो, ये हमारा है पार्ट 1। इसके बाद आएगा पार्ट 2। 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है। इस डिटर्मिनेंट में आपको कुछ तो स्टैंडर्ड फॉर्म्स मिलेंगी और कुछ जो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होंगी उनके हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या फाइंड आउट करना है? वैल्यू डिटर्मिनेंट की फाइंड आउट करनी है। अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो इस तरह के क्वेश्चन क्या होते हैं? एक स्टैंडर्ड फॉर्म के होते हैं। ये क्या होते थे? स्टैंडर्ड फॉर्म के होते हैं। आपको क्या करना है? आपको मल्टीप्लाई कर लेनी है इनकी। हमें क्या मल्टीप्लाई करना है? हमें पावर्स को मल्टीप्लाई करना है। देखो, आंसर में पावर जो है अलग अलग गिवन है। इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करना होता है? आपको पावर को देखना होता है। देखो, ये पावर है 2, ये पावर भी कितनी है? 2 है, और ये पावर भी 2 है। अगर हम इसको इस तरफ मल्टीप्लाई करें तो, और अगर हम इस तरफ देखें तो ये पावर भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2, यानी कि इवन पावर है। इवन पावर मतलब 2 एज इवन पावर नहीं। अगर यहाँ पे 3 भी होता, यानी कि अगर ये पावर 3 है, इसकी पावर भी 3 है, इसकी पावर भी 3 है, इसकी पावर भी 3 है और इसकी पावर भी 3 है, तो ये क्या है? एक तरह का स्टैंडर्ड फॉर्म है। इस तरह के क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं हम लोग? पावर्स का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो आप अगर पावर का देखें तो ये पावर कितनी हो जाएगी? 6। यहां से भी पावर हमारे पास 6 आ रही है, यहां से भी 6 आ रही है, इस साइड से भी 6 है, इस साइड से भी 6 है, इस साइड से भी 6 है। पावर देखनी है। अगर हम इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं, बेस चाहे कुछ भी हो, बेस से हमें कोई मतलब नहीं होता है, हमें सिर्फ पावर देखनी है। तो पावर इसकी कितनी है? 6 है। अब आंसर आपको ऐसा ढूंढना है जिसमें पावर कितनी हो? 6 हो। तो स्टार्ट करते हैं हम ऑप्शन से। फर्स्ट वाले की पावर कितनी है हम नहीं जानते, क्योंकि इसको 0 से मल्टीप्लाई किया है। इसकी पावर कुछ भी हो सकती है। इसकी पावर देखते हैं, 2, 4 और 6। इसकी पावर 6 है। इसकी पावर कितनी है? ये 2 है, लेकिन यहाँ पे ऐड हो रहा है ना, तो पावर तो उतनी रहेगी। तो ये भी 2 है हमारी पावर, और इसकी पावर भी 2 है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसमें पावर कितनी आ रही है? हमारे पास 6 आ रही है। तो ये तो क्वेश्चन था हमारा, एक तरह की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अब हम वो क्वेश्चन करते हैं जो स्टैंडर्ड फॉर्म का नहीं है। तो उस तरह के क्वेश्चन हम कैसे करेंगे? देखो, इसमें हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस डिटर्मिनेंट की। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपको दिया हो तो आपको क्या करना होता है? या तो कुछ भी हो सकता है, अननोन्स कुछ भी हो, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, डब्ल्यू हो, कुछ भी हो, ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, मतलब कोई भी अननोन हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। आप क्या करो? या सबसे पहले a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 2, d इक्वल टू 3 पुट करके देख लो। 1 2 3 4 जो भी आपको पुट करना है। या तो आप सबकी वैल्यू a इक्वल टू 1 इक्वल टू b इज इक्वल टू c इज इक्वल टू d रख लो। या तो आप क्या कर लो, इक्वल टू -1 इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c इज इक्वल टू d। मतलब आपको कोशिश ये करनी है कि a b c की आप सबसे छोटी से छोटी वैल्यू ले लो, ताकि आपका ये डिटर्मिनेंट थोड़ा सा इजी हो जाए। अब ऑप्शन आपको कैसा चूज करना है? ऐसा ऑप्शन आपको चूज करना है जिसमें कि आपके ये इसमें से कि आपके ये जो ऑप्शन आंसर है जो आपका, हर एक ऑप्शन वो अलग अलग हो। जैसे अगर हम देखें, अगर हम यहां से a की वैल्यू a इक्वल टू b इज इक्वल टू c इज इक्वल टू d ले लेते हैं, तो देखो ये ऑप्शन तो 1 रहेगा, ये -1 रहेगा, ये वाला ऑप्शन हमारा 0 हो जाएगा, और ये वाला ऑप्शन हमारा कितना हो जाएगा? 2 2 4 2 2 16। ये 2 2 4 2 2 16। हाँ, तो यहां पर अगर हम लोगों ने a इज इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू d इज इक्वल टू 1 ले लिया है, तो हमारे क्या हो रहे हैं? ऑप्शंस सब अलग अलग आ रहे हैं। अच्छा, अगर हम a इज इक्वल टू 0 इक्वल टू b इज इक्वल टू c इज इक्वल टू d ले लेते, तो देखो हमारे दो ऑप्शंस सेम हो जाते। एक तो ये भी 0 हो जाता, और ये जो ऑप्शन हमारा है D, ये भी हमारा क्या हो जाता? 0 हो जाता। तो आपको ऐसा कोई भी वैल्यू चूज नहीं करनी है अननोन्स की जो 2 या 2 से ज्यादा ऑप्शंस को सेम कर दे।
तो अब ऐसा करते हैं, हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या था, a इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू डी, और इन सब की वैल्यू हम लोगों ने क्या रखी थी, 2। तो देखो यहां से आ जाएगा हमारे पास 2, ये भी हमारे पास 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, और ये भी 2 हो जाएगा, ये भी हमारे पास 2, ये भी 2, ये सारे के सारा डिटर्मिनेंट जो हमारा है वो 4 क्रॉस 4 का हो जाएगा। सारी एंट्रीज क्या है, जिसकी सारी की सारी एंट्रीज हमारी हैं 2। और आपको पता ही है कि कोई भी 2 रोज या 2 कॉलम सेम होते हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। दैट मीन्स इसका आंसर है हमारा 0। अब 0 हमें किस ऑप्शन से मिल रहा था, देखो इसमें से भी नहीं मिल रहा था, इसमें से भी नहीं मिल रहा था, ये वाला ऑप्शन हमारा था 0, और इसमें से हमें 16 मिल रहा था। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। तो आपको समझ आया होगा कि जो भी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसके तो रिजल्ट एज इट इज होते हैं, और जो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होती है उन क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, वैल्यूज को पुट कर लेना है, कुछ भी मान लेना है वैल्यूज को, -1, 0, 1, 2, 3, इस तरह से जो भी आपके ऑप्शंस को अलग अलग कर दें, और आपका ये जो डिटर्मिनेंट है उसको इवेल्युएट करना थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाए। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 3 इस सीरीज का। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, ये भी एक तरह का क्या होता है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है डिटर्मिनेंट की, जिसकी वैल्यू क्या होती है, अगर ये 3 क्रॉस 3 का है तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है हमारे पास a इंटू बी इंटू सी, ये जो भी है एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में हो जाता है हमारे पास 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। ये क्या होता है, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है। ये होता है 3 क्रॉस 3 के लिए। अब अगर 4 क्रॉस 4 हो तो क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट हमारे पास, तो यहाँ पर 1 प्लस डी हो जाएगा, और यहाँ पर 1 1 1, इस तरह से 4 क्रॉस 4 की बन जाएगी। उसकी वैल्यू हो जाएगी ए बी सी डी, 4 हो जाएंगे, 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन डी। ये इस तरह से इस तरफ को और इस तरफ को इंक्रीज करता रहता है, लेकिन जो बेसिक वैल्यू है वो यही रहती है इस तरह से। तो ये हमारा क्या है, एक तरह का स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देखो इसने क्या बोला कि हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि अगर हम देखें तो हमारा ये है 3 क्रॉस 3, हमें ये जो टर्म है 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी है, इस टर्म की हम लोगों को वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब इसकी वैल्यू किसके इक्वल दे रखी है, 0 के, दैट मीन्स ए बी सी की मल्टीप्लाई इंटू 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी की वैल्यू क्या दे रखी है, हमें 0 दे रखी है। इस टर्म को 0 के इक्वल कर देते हैं, तो हमारे पास यहां से क्या हो जाएगा, देखो 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी की वैल्यू 0 हो गई। दैट मीन्स इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, -1 है ऑप्शन नंबर हमारा बी हमारे पास। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, जो हमारा प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड है हमारा ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो तो किसके ऊपर डिपेंड है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के ऊपर। प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होती है हमारे पास, कि हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम से, सिर्फ एक रो या एक कॉलम से कोई भी स्केलर को या तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं। जब अगर ये मैट्रिक्स होती तो क्या होता कि अगर हम मल्टीप्लाई करते यहाँ पर 2 की तो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होती, लेकिन डिटर्मिनेंट में क्या होता है, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो या तो एक रो से या किसी भी एक कॉलम से मल्टीप्लाई होती है, सारे एलिमेंट से नहीं होती है। ये डिफरेंस होता है स्केलर मल्टीप्लीकेशन का रो या कॉलम में। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी के गिवन है, हमें फाइंड आउट करनी है इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू। अब अगर आप देखो, अगर हम लोग फर्स्ट रो से, इस वाली रो से 2 है और यहां से भी अगर इसको अगर हम देखें, देखो 6 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 फॉर्म में। अगर हम लोग पहली रो से 2 कॉमन ले लें, सबसे 2 कॉमन ले लें हमारे पास, तो क्या बचेगा, और फर्स्ट कॉलम से अगर हम लोग 3 मल्टीप्लाई कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बचेगा। देखो पहली रो से हम लोगों ने 2 कॉमन ले लिया है और पहले कॉलम से क्या कॉमन ले लिया हम लोगों ने, 3। अब देखो यहां पर कितना बचेगा, देखो ए यहां पर हो जाएगा, बी यहां पर हो जाएगा, सी
यहाँ पर हो जाएगा M N P X Y और Z। देखो कैसे 2 के मल्टीप्लाई हम किससे कराएंगे, पहली रो से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2A 2B और 2C, ये तो हो जाएगा यहाँ पर, और तो किसी से मल्टीप्लाई होगी नहीं। उसके बाद में 3 की मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, पहले कॉलम से। तो पहले कॉलम में A 2 बार आ गया ना, तो यानी कि इसकी मल्टीप्लाई जब हम करेंगे यहाँ पर तो हो जाएगा 6A, ये हटके ये हो जाएगा 3M और 3X, ये तो हो जाएगा हमारे पास जो हमारे पास ये डिटर्मिनेंट है। यानी कि पहली रो से हम लोगों ने क्या कॉमन ले लिया, 3 कॉमन ले लिया। पहली रो से हम लोगों ने 2 कॉमन ले लिया, और पहले कॉलम से हम लोगों ने क्या कॉमन ले लिया, 3 कॉमन ले लिया। तो हमारे पास क्या जाएगा 6, और ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, K। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। कैसे, ये इसकी डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी होती है कि हम लोग किसी भी स्केलर से एक रो या एक कॉलम, किसी भी एक कॉलम किसी भी एक रो को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, ये हमारे पास प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, 2 कॉमन ले लिया, बाहर निकाले, यानी कि 2 से डिवाइड कर दिया। अगर 2 से डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा बाहर, वो 2 यहाँ पर आ गया। यहाँ से हम लोगों ने 3 कॉमन ले लिया, उसको भी हम लोगों ने बाहर लिख लिया, और बाकी हमारे पास जो डिटर्मिनेंट अंदर बचा वो इस फॉर्म का हो गया, जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, K। ये हमारा है करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 5। ये भी क्वेश्चन जो है आपका किससे सॉल्व हो गई, ये सॉल्व होगा अगर हम A की वैल्यू कुछ भी मान लें, B की और C की। ये इस तरह का क्वेश्चन है आपका। देखो ये NVS TGT और KVS TGT 2017 में आ चुका क्वेश्चन है। चलो अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा करते हैं हम लोग, K की वैल्यू, अगर A की वैल्यू 1 ले लें और B की वैल्यू भी 1 ले लें और C की वैल्यू भी अगर हम लोग 1 ले लेते हैं, तो देखो ऑप्शन क्या हो जाएंगे हमारे पास, 4, ये जाएगा 1, ये 0 और ये नन। तो ऐसा करते हैं A इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C ले लेते हैं। तो देखते हैं हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या जाएगा, 2 1 1 1 2 1 1 1 और 2। अब कुछ नहीं करना, इसको इवेल्युएट कर लेते हैं। देखो 2 ये हो जाएगा 4 माइनस वन की मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास 2 -1, और ये हो जाएगा +1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 -2। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 6, और ये हो जाएगा -2, और यहाँ से आएगा हमारे पास, सॉरी ये -1 आएगा, और यहाँ से भी आएगा हमारे पास -1, दिस इज इक्वल टू 4। अब देख लो ऑप्शन नंबर, ऑप्शंस में से हमें 4 कहाँ पर मिल रहा था, ऑप्शन नंबर ए में, यानी कि ये हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। अगर आप इस तरह से क्वेश्चंस को करेंगे जिसमें आप कोई भी वैल्यू पुट कर लेंगे ABC की या अननोन्स की, तो आपके लिए ऐसे क्वेश्चंस करना बहुत आसान हो जाएगा, इन कंपैरिजन कि आप पूरा इस डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करके 4ABC इसका आंसर निकालेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन जो स्टैंडर्ड फॉर्म के नहीं होते हैं और जिसमें अननोन्स गिवन होते हैं, उसमें हम कुछ ना कुछ वैल्यू को एज्यूम कर लेते हैं उनकी, और उसके बाद में सॉल्व करते हैं। चलो देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें इस वैल्यू को इवेल्युएट करना है डिटर्मिनेंट की। देखो इसमें कुछ नहीं होगा, इसमें लॉग की प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे हम लोग। log 1, देखो इसको क्या लिख सकते हैं, log 1 को भी इसी तरह से रहने, देखो इसको लिख सकते हैं हम लोग log y बाय log x लिख सकते हैं। log AB का क्या मतलब होता है, log A अपॉन log B, यानी कि log में क्या होता है, जो ऊपर होता है उसको log के साथ लिख देते हैं, और जो फिर नीचे होता है उसको log के साथ लिख देते हैं, और बेस हमारा e हो जाता है, जो कि लिखें या ना लिखें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको लिख सकते हैं log z अपॉन log x, इसको क्या लिखेंगे, log x अपॉन log y, ये तो लिखेंगे, x और y लिखा है। 1 को भी एज इट इज रहने देते हैं, क्योंकि हम लोगों को कुछ ना कुछ कॉमन लेना पड़ेगा। देखो log y हो जाएगा यहाँ पर, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, log x अपॉन log z, log y अपॉन log z। अब देखो एक चीज हम देख सकते हैं कि अगर हम इस डिटर्मिनेंट को देखते हैं तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, log x कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से log y कॉमन ले लें, यहाँ से log z कॉमन ले लें। इतना तो दिमाग में आ ही रहा हो ना। तो ऐसा करें, इसको log x अपॉन x क्यों नहीं लिख सकते, log x अपॉन x की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ऑब्वियस सी बात है, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया हमारे पास, log x क्या हो जाएगा, फिर पूरे से कॉमन हो जाएगा। तो फिर इसको log y अपॉन y क्यों नहीं लिख सकते,
और इसको log z अपॉन z क्यों नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। इस तरह से लिख लिया हम लोगों ने। अब क्या करें, इसमें से log x यानी कि 1 अपॉन log x अगर हम लोग कॉमन ले लें, जगह बहुत छोटी सी है, चलो अगर 1 अपॉन log x कॉमन ले लिया, 1 अपॉन log y कॉमन ले लिया, 1 अपॉन log z अगर कॉमन ले लेते हैं हम लोग, तो हमारे पास क्या बचेगा? log x log y log z, log x log y log z, ये तो कॉमन बचेगा। यहां से भी log x log y log z बचेगा, और यहां से भी log x log y z बचेगा, log x log y और log z। अब देखो, एक रो, दो रो या दो कॉलम आपस में अगर इक्वल हो जाते हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। यहाँ तो पूरा का पूरा डिटर्मिनेंट ही इक्वल है। log x log y log z, देखो log x log y log z, log x log y log z, क्योंकि हम लोगों ने 1 अपॉन log x यहाँ से, 1 अपॉन log y यहाँ से, 1 अपॉन log z यहाँ से कॉमन ले लिया था, तो इसकी वैल्यू आ गई है क्या? 0। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। ये था हमारा इवैल्यूएशन ऑफ डिटर्मिनेंट का पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 अभी आपको मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा आपको। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें वीडियो पे कि हाउ इट इज फ्रूटफुल टू यू, और अगर इसमें से किसी तरह का भी कोई क्वेश्चन रह गया हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म रह गई हो आपकी तो, और बाकी क्वेश्चंस आप देखें पार्ट नंबर 2 में। एंड इफ यू आर न्यू, सब्सक्राइब करें चैनल को मैथ्स प्लस लर्निंग। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।